नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सक्सेस के 92 में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पर। मॉडर्न हिस्ट्री यानी आपको पता है साथियों कि हिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे ज्यादा अगर प्रश्न कहीं से पूछा जाता है तो मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है। आपने शायद देखा होगा प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक का जो सिलेबस है उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री का पूरी तरीके से जिक्र किया गया है, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री का कोई जिक्र नहीं किया गया है। तो साथियों, ये मत भूल जाइएगा कि अगर एंशिएंट हिस्ट्री का चर्चा नहीं है तो एंशिएंट हिस्ट्री से प्रश्न नहीं पूछेगा। अगर ऐसा आप कीजिएगा तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसके कुछ ऐसे पार्ट हैं जो इतने महत्वपूर्ण हैं जो कि प्रत्येक एग्जाम में वहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे अगर बिहार की अगर बात करते हैं तो बौद्ध धर्म जो है वहां से प्रश्न पूछा ही जाता है। अगर बात कर लें उसमें जैन धर्म से प्रश्न पूछा ही जाएगा, भले मेंशन हो या ना हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछा जा सकता है और साथ ही साथ आपको चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जो प्रश्न होंगे वहां से अशोक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये 4-5 पॉइंट जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री से। इसको तो आपको भूलना नहीं है। अगर उसको भूल गए, उसको नजरअंदाज कर दिए तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर खतरा मंडरा सकता है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले हम आपको एक चीज बता दें कि यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास करके यदि प्रधान शिक्षक प्रधान अध्यापक बीपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि आप चाहते हैं कि मटेरियल हमें चाहिए जो कि कम समय में बेहतरीन मटेरियल और बेहतरीन तैयारी हो सके, इसके लिए आपको 2 नंबर हम उपलब्ध करा देते हैं। पहला नंबर 80 51 36 39 और 67 और दूसरा जो नंबर है, ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर आपका जो हो गया वो हो गया 80 51 36 39 और 67 और दूसरा जो नंबर हो गया आपको 82 27 87 19 73। इन दोनों नंबर पर आप कॉल करके या आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पूरी तरीके से सिलेबस से लेकर के पूरा सिलेबस के अनुसार सभी सब्जेक्ट का आप मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज से भी यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज, तो एकदम बेहतरीन टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगा जिसमें लगभग 4000 से 5000 क्वेश्चन का आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा और उस 5000 के टेस्ट सीरीज देने के बाद आपको उससे बाहर एक भी प्रश्न लगभग नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर कहें तो देखिए, शुरुआत करेंगे हम लोग आज की इस वीडियो में आधुनिक भारत के इतिहास से। तो साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग जो है थोड़ा सा शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। भारत के सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? भारत में पहले यूरोपीय व्यापारी की अगर बात कर ले तो पुर्तगाली आया था। पुर्तगाली में वास्को डिगामा जो थे, वास्को डिगामा ये आपको 1498 ईस्वी में जो है आपको कालीकट बंदरगाह पर आए थे। पहले वास्को डिगामा जो थे पुर्तगाली थे। अच्छा, एक बात देखिए, प्रश्न पूछा जाता है कि आपको जो जितने भी आपको यूरोपीय या अन्य जो व्यापारी कंपनियां आई उसमें कौन जो है उसका जो क्रम है वो पूछा जाता है। जैसे कि मान लीजिए पुर्तगाली सबसे पहले आया, पुर्तगाली के बाद कौन आया? पुर्तगाली के बाद आपको आ गया डच के बाद आपको आ गया अंग्रेज के बाद आपको आ गया डेनिस और उसके बाद आपको आ गया जो अंत में फ्रांसीसी। तो इसका क्रम भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो पहला पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा था। अगर यहीं पर अल्मेडा की बात कर ले तो अल्मेडा जो है ये आपको प्रथम वाइसराय बन के आया था। प्रथम वाइसराय जो किसका? तो पुर्तगाली वाइसराय बन करके ये आया था प्रथम और 1505 ईस्वी में। ठीक है, कोलंबस की अगर बात कर ले तो इन्होंने अमेरिका की खोज की थी और 1492 ईस्वी में किया था। और अल्बुकर्क की अगर बात कर लें तो ये जो है सो आपको अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में आए थे और 1510 ईस्वी में इन्होंने गोवा को छीन करके और पूरी तरीके से उस पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए अगला जो है तीसरा नंबर प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वैध शासन की नींव जो है
आपको किसने रखी थी? तो यहाँ पर दो बातें आपके सामने हैं, एक तो द्वैध शासन की नींव और दूसरा है द्वैध शासन को समाप्त करने का प्रश्न। तो दोनों प्रश्न एक ही साथ आपको बता देते हैं कि अगर बात करें द्वैध शासन की नींव की, तो नींव जो रखा था साथियों वो रखा था रॉबर्ट क्लाइव ने। किन्होंने? रॉबर्ट क्लाइव ने। लेकिन इसको अगर कहे समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है, तो वो आपको वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। द्वैध शासन की नींव रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा रखा गया था और उसको समाप्त करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स को जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर हमारा कहता है, देखिए 6, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 रुपया देकर के निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब मिल गया? तो बंगाल में जो है ना 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3,000 रुपया कहा गया कि आप हमें दे दो और स्वतंत्र रूप से पूरी तरीके से आप व्यापार कर सकते हो। तो 1717 ईस्वी में इसको ये आदेश मिल गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई थी? यानी पूरी तरीके से कह सकते हैं उसको अधिकार मिल जाना, जो बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिल जाना, ये इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। साथियों 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि कमेंट में हमें कोई प्रश्न हम आपसे पूछ देते हैं तो आप लोग जवाब जरूर दिया कीजिए। प्रयास कीजिए कि कितना प्रश्न आपका सही होता है वो भी हमें कमेंट में जरूर दीजिए। कमेंट में आप जो भी प्रश्न करते हैं तो उसका हम प्रयास करते हैं आपको जवाब जरूर दें। ठीक है, चलिए तो इलाहाबाद की संधि किनके और किनके बीच हुई थी ये आप हम लोग कमेंट करके जरूर बताइए। सहायक संधि किसने लागू किया था? तो सहायक संधि की बात अगर करें तो सहायक संधि को लागू करने का श्रेय आपको जो लॉर्ड वेलेस्ली है उनको जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? तो सहायक संधि पर देखिए सहायता करने के लिए ये सहायक संधि बनाई गई और सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए सबसे पहला हैदराबाद तैयार हो गया था। 9 का आंसर क्या हो गया? ए। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था? यानी किन दो पक्षों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच आपको हुआ था कौन सा? तो प्लासी का युद्ध। अगर बात करें अगले प्रश्न की, बक्सर की लड़ाई में मीर कासिम का साथ किसने दिया था? देखिए बक्सर का जब युद्ध हुआ था ना, तो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का साथ देने वाला कौन था? यहाँ पर देखिए मीर कासिम का साथ दिया था शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला, दोनों ने साथ दिया था। एक मुगल सम्राट और एक अंग्रेज का नवाब था, ठीक है, सॉरी अवध का नवाब था, ठीक है, और दोनों ने मिल करके मीर कासिम का साथ दिया था। यानी आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता था कि जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया था वो कौन था? तो पहले नंबर अगर हम बात कर लें तो कैप्टन हॉकिंस आए थे। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में आया था और आगरा में जाकर के इनसे मिले थे। तो जब आगरा में जाकर के पहली बार ये वहां पर मिले थे इनसे, तो इनको जो है उनके द्वारा जहांगीर के द्वारा 400 का मनसब एवं जागीर प्रदान किया गया था। 400 का क्या? मनसब और जागीर प्रदान किया गया था कैप्टन हॉकिंस को। लेकिन अगर दूसरी बात करें तो दूसरे नंबर पर आए थे सर टॉमस रॉ। कौन आए थे? सर टॉमस रॉ। तो सर टॉमस, चूंकि इसमें ऑप्शन नहीं है कैप्टन हॉकिंस का, तो इसका आंसर हो जाएगा सर टॉमस रॉ। अगर बात कर ले सर टॉमस रॉ की, तो ये आपको जो है दूसरे यानी दूत के रूप में ये आए थे, यानी और कब आए थे? तो 1615 ईस्वी में आए थे। ठीक है, 1615 ईस्वी में ये आए थे और इन्होंने व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी थी। अनुमति के साथ साथ जो इनका क्षेत्र होता उसमें किलेबंदी करने की, घेरेबंदी करने के लिए भी अनुमति जहांगीर से मांग ली थी। अगला क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, कलकत्ता नगर का नींव किसने रखा था? साथियों आप लोग हमें बताइए पटना की यानी पाटलिपुत्र की स्थापना, पटना मतलब पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम आसान है। आप लोग बताइए कलकत्ता की अगर बात कर ले तो कलकत्ता की नींव जो है जॉब चार्नक के द्वारा रखा गया था। जॉब चार्नक ने रखा था कलकत्ता की नींव। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बता देखिए, पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ अब्दाली से गोवा छीन लिया था। आपको इससे पहले ही बताया गया था कि जब जो अल्बुकर्क थे 1509 ईस्वी में आया था यानी अल्बुकर्क, और इसको पूरा नाम अगर कहे तो अल्फांसो द अल्बुकर्क कहा जाता है। ये 1509 ईस्वी में आकर के और आपको 1510 ईस्वी में ही गोवा पर अधिकार कर लिया था। और यूसुफ जो अब्दाली है
यूसुफ आदिल शाह जो है इनको वहां से खदेड़ करके भगा दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा विदेशी आक्रमण भारत से कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन उठा ले गया? तो जब नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसके बाद आपको कोहिनूर हीरा और मयूर का सिंहासन उठा करके ले गया था। नादिर शाह याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए है, भारत में आने वाले यूरोपीय व्यापारियों को क्रमबद्ध करना है। क्रमबद्ध करने के लिए आपको पहले ही हमने बताया था पहले प्रश्न में कि पुर्तगाली नंबर 1 पर आता है, 2 नंबर पर डच आ जाता है, 3 नंबर पर अंग्रेज आ जाएगा, 4 नंबर पर फ्रांसीसी आ जाएगा। कुल मिलाकर के अगर कहें तो 2, 1 और 4, 3 आ जाएगा आपका आंसर, और 2, 1, 4, 3 ऑप्शन नंबर डी में है, डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात कर लें, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक बांडीबास का युद्ध कब हुआ था? बांडीबास का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1760 ईस्वी में हुआ था, जिसमें आपको फ्रांसीसी जो है ना वो सबसे लास्ट में आया और सबसे पहले चला गया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा 1760 ईस्वी में बांडीबास का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से पराजित कर दिया था। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किसके व्यापार में अधिक थी? तो देखिए, यूरोपीय व्यापार, कोई भी व्यापारी होता है ना, उसको जहां मुनाफा ज्यादा बुझाता है वहीं पर वो व्यापार तीव्र करता है। तो जो यूरोपीय व्यापारी आए थे उनको मुनाफा सबसे ज़्यादा होता था मसाला में, सबसे ज़्यादा मसाला में। यहाँ से सस्ते दामों में मसाले को उठा करके ले जाया करता था, और वहाँ पर कई गुना, कह सकते हैं सैकड़ों गुना मुनाफा कमा करके तब जा करके उसको बेचता था। तो ये जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुनाफा हो रहा है उसी को ना मान लीजिए कि व्यापार में कोई शामिल करेगा। तो यूरोपीय व्यापारियों को सबसे ज़्यादा रुचि किस में था? तो मसाले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता में जब उच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो ये आपको हुई थी 1774 में। 1774 ईस्वी में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अगला देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ध्यान रखिएगा 2-3 बातों पर, गवर्नर जनरल, प्रथम वाइसराय, ठीक है, इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात कर ले तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? किस गवर्नर जनरल को? देखिए, सती प्रथा की अगर बात कर लें तो 1829 ईस्वी में 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक और राजा राम मोहन राय की मदद से, राजा राम मोहन राय जो है ये सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन अगर बात कर ले वाइसराय के रूप में यानी गवर्नर जनरल के रूप में, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को ये श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात कर लें तो समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे जाता है? देखिए, प्रतिबंध हटा दिया गया, समाचार पत्रों की को स्वतंत्रता दी गई, ठीक है, तब जाकर के धीरे धीरे ये समाचार पत्र भी बहुत तेजी से फलने फूलने लगा था। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा ये मेटकॉफ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चार्ल्स मेटकॉफ। तो चार्ल्स मेटकॉफ जो थे इन्होंने क्या किया था? तो समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा दिया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, व्यपगत का सिद्धांत। देखिए, हड़प की नीति, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो व्यपगत सिद्धांत, हड़प की नीति की अगर बात कर लें तो इसमें आपको हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा व्यपगत यानी हड़प की नीति बनाई गई थी। जो लोग कर नहीं जमा करते थे उनकी संपत्ति से लेकर के उनकी जमीन को भी हड़प लिया जाता था। अगला देखिए, भारत में पहली बार रेल जो है कब चली थी? अगर बात करते हैं भारत की तो भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को रेल चली थी। जो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच पहले बार रेल चला था 16 अप्रैल 1853 को। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसे लागू किया गया, यानी किसने लागू किया था? अगर बात कर लें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट याद रखिएगा, तो ये जो है आपको लिट्टन के द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड लिट्टन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। इल्बर्ट विल विवाद किस वाइसराय से संबंधित है? इल्बर्ट विल विवाद की बात अगर करते हैं तो ये किस देखिए, इल्बर्ट विल विवाद जो है ये आपका किससे संबंधित है? प्रश्न ये पूछा जाता है। तो लॉर्ड रिपन से संबंधित है। किससे?
लॉर्ड रिपन से संबंधित है। अगला देखिए भारत का प्रथम वाइसराय, वहां पर आपने क्या देखा था, गवर्नर जनरल, यहां पर क्या देख रहे हैं, प्रथम वाइसराय, ये कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो थे वो भारत के प्रथम वाइसराय थे। यहां पर देखिए भारत का अंतिम गवर्नर जनरल की बात हो रही है, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, तो सीधी सीधी बात है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन कौन था, तो अंतिम गवर्नर जनरल था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, आजादी का महान चार्टर किसे कहा जाता है। जो मैग्ना कार्टा है साथियों, थोड़ा सा आप लोग लाइक करिए और शेयर करना नहीं भूलिएगा। सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये सेट है। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर करिएगा। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा लिबरेटम यानी आजादी का पहला यानी महान जिसको कह सकते हैं चार्टर किसे कहा गया है, तो ये साथियों वुड डिस्पैच को कहा गया है। किसको, वुड डिस्पैच को। वुड डिस्पैच जो है आपको ये 1854 ईस्वी में 1854 में 54 में ही शिक्षा योजना से संबंधित सुझाव पत्र इन्होंने दिया था। ठीक है, वुड डिस्पैच के द्वारा, जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, इन्हीं के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। जो सिपाही विद्रोह है ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जो है मेरठ से शुरू हुआ था। कहाँ से, मेरठ से। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 का जो है ये आपको मंगल पांडे ने किस छावनी से विद्रोह को शुरू किया था। तो मंगल पांडे बैरकपुर छावनी से इन्होंने क्या किया था, शुरुआत करी थी। अब मैं मुख्य बातें क्या थी, विरोध करने का मुख्य बात जो था वो क्या था, वो था ये कि जो बंदूक थी, बंदूक में जो चर्बी लगा हुआ था, जो कारतूस लगा हुआ था, वो सुअरों के चर्बी की बात थी। ठीक है, सुअरों की यानी सीधा समझिए जानवरों की चर्बी का उसमें कारतूस लगाया गया था और उसे मुंह से खोलना था, इसीलिए सभी लोगों ने विरोध किया था। अगर आगे बढ़ते देखिए अगले पॉइंट पर, 1857 के जो विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। जो भारत का गवर्नर जनरल थे वो आपको लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। बिहार की अगर बात हो तो वीर कुंवर सिंह सामने आ जाते हैं। वीर कुंवर सिंह के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक जो बहादुर जफर थे उनको कहाँ निर्वासित कर दिया गया, कहाँ पर, तो ये आपको रंगून हो जाएगा। जो रंगून है वहां पर इनको जो है निर्वासित कर दिया गया। ठीक है, 1857 के तत्कालीन कारण क्या थे। 1857 में जो विद्रोह हुआ इसका तत्कालीन कारण हमने बताया आपको कि जो आंसर हो जाएगा सिपाहियों द्वारा चर्बी के प्रयोग से यानी चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने से मना करना था। ठीक है, बहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। बहाबी अगर आंदोलन की बात करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, बहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो ये आपको हो जाएगा सैयद अहमद। कौन हो जाएंगे, सैयद अहमद जो थे वो बहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी इनके द्वारा आनंद मठ लिखा गया। देखिए आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका जो है किस विद्रोह से संबंधित ये आनंद मठ पुस्तक इन्होंने लिखी थी, तो ये आपको सन्यासी विद्रोह हो जाएगा। कौन सा, सन्यासी विद्रोह से संबंधित था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। अब ये भी कोई छुपने की बात है, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे, देखिए केशव चंद्र सेन की अगर बात कर रहे हैं तो केशव चंद्र सेन के जो मतलब इनसे प्रेरणा लेकर के M.G. रानाडे और आपको जो आत्माराम पांडुरंग है, इन दोनों ने मिलकर के प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। वहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर बात कर लें, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आपको आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो शुद्धि आंदोलन आपको दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन ये आपका 39 हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कहता है कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ संगठन है और एक तरफ उसके स्थापना का वर्ष दिया गया है। ब्रह्म समाज की अगर बात कर लें 1828 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल ये बात सही है, और राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था।
आर्य समाज की अगर बात करें 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी और स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। तीसरा देखें रामकृष्ण मिशन, ये आपको विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था और इसकी स्थापना 1857 में हुई थी, ये भी सही है। लेकिन यहीं पर प्रार्थना समाज की अगर बात करें तो ये अभी अभी जस्ट हमने आपको बताया कि इनके द्वारा प्रार्थना समाज जो केशव चंद्र हैं, केशव चंद्र के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन 1871 नहीं, आपको 1867 ईस्वी में, कब, 1867 में, 1867 में, ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? तो वेदों की ओर लौटो, इसका जो नारा है स्वामी दयानंद के द्वारा दिया गया था। स्वामी दयानंद के द्वारा क्या दिया गया था? वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन देखिए 42 है, 1893 ईस्वी में शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लेने वाले जो भारतीय आध्यात्मिक संत थे वो कौन थे? तो भारतीय आध्यात्मिक संत की अगर बात हो जाए तो उसमें स्वामी विवेकानंद सबसे आगे रहते हैं और शिकागो में इन्होंने इतनी ज़बरदस्त भाषण दी थी कि लगातार लोग खड़े होकर के लंबे समय तक सुनते रह गए थे और इन्होंने शुरुआत जो करी थी उसमें भाइयों और बहनों के उच्चारण से किया था। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अगर अलीगढ़ आंदोलन की बात करते हैं साथियों तो ये आपको सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया था। अलीगढ़ आंदोलन सैयद अहमद खां के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ बात कर लेते हैं सुमेलित नहीं होने का। यहाँ देखिए एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ संस्थापक हैं। अगर बात कर लें तो आपको प्रार्थना समाज का, हमने इससे पहले आपको बताया कि ये जो है प्रार्थना समाज, इसमें केशव चंद्र सेन जी के जो मतलब महती भूमिकाएं रही है और उन्हीं से प्रेरित होकर के एम.जी. रानाडे और जो आपका महात्मा यानी कि महादेव गोविंद रानाडे और आत्माराम पांडुरंग मिलकर के इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। लेकिन सत्यशोधक समाज की बात करें ज्योतिबा फूले ने स्थापना करी थी। स्वामी राधा स्वामी सत्संग शिव दयाल सिंह इनके द्वारा स्थापना किया गया था। लेकिन तत्वबोधिनी की अगर बात करते हैं तो तत्वबोधिनी जो है आपको अरविंद घोष के द्वारा इसकी स्थापना नहीं की गई थी। तो ये है आपका गलत आंसर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो तत्वबोधिनी सभा है इसकी स्थापना किया गया था देवेंद्र ठाकुर के द्वारा। देवेंद्र ठाकुर के द्वारा किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा तत्वबोधिनी देवेंद्र ठाकुर। और कब हुआ था? तो 1839 ईस्वी में हुआ था और ये 1839 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर? कलकत्ता में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 45 हमारा है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक जो है हेनरी विवियन डेरोजियो था। ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक हेनरी विवियन डेरोजियो, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? अगर बात कर लें थियोसोफिकल का तो अभी ये चेन्नई में है। और चेन्नई के कहाँ पर? तो अय्यार जो है, अडियार जिसको कहते हैं, अडियार शहर में ये आपका मुख्यालय इसका स्थापित है। लेकिन अगर बात कर लें इसकी तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो न्यूयॉर्क में हुई थी और न्यूयॉर्क से इसे पहले मुंबई लाया गया था। अब मुंबई से इसको जो अस्थायी तौर पर चेन्नई के अड्यार में स्थापित कर दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? सत्यार्थ प्रकाश की अगर बात करते हैं साथियों, सत्यार्थ प्रकाश तो इसकी जो इसकी मतलब कृति है ये आपका स्वामी दयानंद सरस्वती का है। स्वामी दयानंद सरस्वती का। देखिए सती प्रथा का पर कब प्रतिबंध लगा? ये तो आपको पहले भी चर्चा हो चुकी है 1829 में। और किसके द्वारा? तो ये सती प्रथा का अंत करने में लॉर्ड जो है आपको विलियम बेंटिंग और साथ ही साथ राजा राम मोहन राय, इन दोनों की महती भूमिका रही है। विधवा विवाह पर किसने जो इसके कौन समर्थक थे? प्रबल समर्थक की अगर बात करें तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, जो विधवा विवाह होनी चाहिए। अगर मान लीजिए जो लोग कम उम्र में यानी कि 22, 23, 25 साल 30 साल के एज में अगर विधवा हो जाते हैं तो उनकी जीवन किस प्रकार से कटेगी, तो इसको लेकर के ये कट्टर समर्थक थे। और वास्तविकता भी है, कुछ कुरीतियाँ थी पूर्व की, उसको अगर शिक्षित लोग अगर उस चीज़ का विरोध नहीं करेंगे गलत का तो कैसे काम चलेगा। अभी का वर्तमान समाज भी आप देख रहे होइएगा कि हर जगह की एक ही स्थिति बनी हुई है, विरोध नाम की चीज़ एकदम खत्म हो चुकी है। जो कर रहा है, जो जैसे कर रहा है, कोई किसी को मतलब कुछ कहने के लिए तैयार नहीं होता है। यानी बिल्कुल जो जैसे चल रहा है चलने दिया जाता है। ये कहीं न कहीं समाज को आगे हानि पहुंचाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 की ओर।
तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? तो ये तो आप पहले भी देख चुके हैं, देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। देवेंद्र नाथ यहाँ टैगोर मिसिंग से हो गया है, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर याद रखिएगा तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक। साथियों आप देख रहे हैं सक्सेस की 92। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, लाइक के साथ साथ कमेंट करिए, जो भी समस्याएं हो उसको हम जरूर सुनेंगे और प्रयास करेंगे आपको जवाब देने का। साथ ही साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, आप लोग शेयर करिएगा, जितनी ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लाने का हम प्रयास करेंगे, आपकी सफलता को और आसान बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए साथियों, वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद।